हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले टॉपिक्स की। जी हाँ जी, हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स की। ये तीनों ऐसे सिद्धांत हैं जो सीटेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये ऐसे सिद्धांत है जो ना कभी हटे हैं ना कभी हटेंगे, यानी कि सीटेट में इनके प्रश्न आने ही आने हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन तीन टॉपिक से कम 15-16 नंबर आपके पूरे सीटेट में पूछे जाते हैं। सीडीपी में केवल आपके 7 से 8 नंबर, केवल 7 से 8 क्वेश्चंस आपके सीडीपी में इन तीन टॉपिक्स के अंदर से आते हैं। उसके अलावा तीन तीन क्वेश्चंस आपके अदर सब्जेक्ट की पेडागोजीज में आते हैं। तो कुल मिला के अगर पूरे सीटेट में देखोगे तो कम से कम 15-16-17 नंबर आपके इन्हीं तीन टॉपिक से बार बार आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में 15 नंबर आपके पक्के करके जाएंगे। 15 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट में 15 नंबर पक्के करके जाएंगे। और ये टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिक के माध्यम से, यानी कि इन टॉपिक्स की रामबाण ट्रिक आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाली थ्योरी टाइप की क्लास ये नहीं है, थ्योरी आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आप बार बार इसकी थ्योरी पढ़ के भूल जाते हैं, इन सिद्धांतों को बार बार भूल जाते हैं, किताब से पढ़ लिया, वीडियो से पढ़ लिया, सब जगह से पढ़ लिया, लेकिन आप बार बार जो है भूल जाते हैं, इसको याद नहीं रख पाते, तो आज की इस वीडियो देखने के बाद, आज की ये ट्रिक देखने के बाद जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलोगे। मैं लिख के देता हूं, गारंटी है इस बात की कि आज के बाद आप इसको भूल ही नहीं सकते, जानबूझकर भी नहीं भूल सकते। ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बेहतर तरीके से इसको जो है एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर ऐसी ही और ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी नए बच्चे हैं, क्योंकि इसी तरह से अदर टॉपिक्स की भी, सारे जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं आपके सीटेट के, सबकी शॉर्टकट ट्रिक्स में लाने वाला हूं और सबकी रामबाण ट्रिक आपको देने वाला हूं, वो भी कुछ मिनटों के अंदर, यानी कि शॉर्टकट में 2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट के अंदर आपको हर टॉपिक की ट्रिक्स यहाँ पे दूंगा। तो कम समय में आपकी सीटेट की भयंकर तैयारी हो जाएगी, जबरदस्त आपको, और याद हो जाएगी चीजें। तो अगर आप सारी ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक जरूर करें। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना लास्ट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से एकदम से। देखिए, यहाँ पे हम बात करें अगर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका जीन प्याजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबकी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताते चलूंगा। हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये है आपका, सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे की, ठीक है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत आपका है। तो यहाँ पे स्टेजेस जो होती हैं आपकी, 4 स्टेजेस होती हैं आपकी, और 4 स्टेजेस की जो विशेषताएं हैं उन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो उन विशेषताओं को आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सी विशेषता किस स्टेज के अंदर आपकी आती है। तो सबसे पहली जो आपकी स्टेज है वो है आपकी संवेदी गामक अवस्था, है ना। यही है सबसे पहला, संवेदी गामक अवस्था जो है आपका पहली स्टेज है, जो होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, बच्चा अनुकरण करता है, इमिटेशन, प्रतिवर्ती क्रियाएं दिखाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है इसमें, मानसिक चित्रण, हाथों और आंखों से ज्ञान प्राप्ति, यानी कि इंद्रियों से, इसीलिए उसका नाम रखा है संवेदी, संवेदनाओं से ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसके अलावा खिलौने तोड़ना, खिलौने की अवस्था कह सकते हैं, खिलौने से खेलता है बच्चा। और तो इस तरह की विशेषताएं इसके अंदर होती है आपकी। अब इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप ट्रिक देखो इसकी। ये क्या है, आपको एक कहानी की तरह एक लाइन याद रखनी है। अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। यानी कि अनु और करण जो है वो प्रीति के दोस्त हैं, तीनों भाई बहन या दोस्त हैं सब, मिल करके वो आपस में खेलते हैं। तो सिंपल सा क्या याद रखना है, अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। अब देखो ये लाइन अगर आपको कितना आसान है याद रखना। इस लाइन को याद रखती पहली विशेषता आपको याद होगी, यानी कि पहली अवस्था आपको याद होगी। देखो, अनु और करण से मिलके क्या बन जाता है आपका, अगर बात करें यहाँ पर हमारा बन जाएगा अनुकरण, है ना। अनुकरण आपका बन जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हो गया अनुकरण। प्रीति से आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं हो जाएगा आपका। कुछ वस्तुएं, तो वस्तुओं से क्या हो जाएगा आपका, वस्तु स्थायित्व का गुण हो जाएगा आपका, है ना। पूरे मन से चित्रित किए, तो मन से चित्रित, मन से चित्रित मतलब मानसिक चित्रण, मन से चित्रित मतलब मानसिक चित्रण हो जाएगा आपका। कुछ खिलौने, तो यहाँ पर खिलौने मतलब खिलौनों की अवस्था होगी आपकी, है ना। और हाथों से तोड़ दिया मतलब हाथों से
तो हो जाएगा आपका हाथ और आंखों से ज्ञान प्राप्ति। तो सारी चीजें इसी लाइन के अंदर आगे देखो, बिल्कुल आसानी से आगे नहीं। अनुकरण मतलब अनुकरण की अवस्था, प्रीति की कुछ वस्तुएं, तो प्रीति से प्रतिवृत्ति क्रियाएं हो जाएंगी, वस्तु से वस्तु स्थायित्व हो जाएगा, मन से चित्रित की यानी कि मानसिक चित्रण हो गया आपका। कुछ खिलौने, खिलौने से आपके खिलौने की अवस्था हो गई। हाथ से तोड़ दिया मतलब हाथ और आंखों से सीखने वाली अवस्था है, संवेदनाओं से सीखना है, खत्म मामला। कितना आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से बात करें हम दूसरी अवस्था की, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख लो एक बार। देखो दूसरी अवस्था क्या है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये होती है आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की अवस्था। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें सूचकता का गुण आ जाता है आपका, इसमें केंद्रीयवाद आता है, मतलब बच्चा अपनी ही दृष्टिकोण से सबको देखता है। जीववाद, बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव समझता है। विचारों की अनुत्क्रमण्यता यानी कि अजीब अजीब से विचार ख्यालात जो है होते हैं काल्पनिक रूप से, बच्चा प्रतीकात्मक खेल में खोया रहता है। तो प्रतीकात्मक खेल भी इसी का गुण है आपका। याद कैसे रखेंगे, आपका ट्रिक है सिंपल सी। प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। मतलब प्रतीक एक लड़का है, आत्मा एक लड़की है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, दोस्त है ना। तो अपनी गर्लफ्रेंड से वो प्यार करता है सिंपल भाषा में, तो क्या कहते हैं उसको, जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके जीवन का केंद्र बिंदु होता है। यही कहते हैं कि आप ही हमारे जीवन का आधार है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो सिंपल भाषा में प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी, क्या सूचना दी, कि वह उसके जीवन का केंद्र है। बस ये एक लाइन याद रखनी है, काम खत्म हो गया आपका। प्रतीक मतलब आपका हो गया प्रतीकात्मक खेल, ठीक है। आत्मा मतलब ये आत्मा से हो गया आपका आत्म केंद्रीयता। जो केंद्रीयता होता है ना, ये आपका आत्म केंद्रीयता भी इसी का दूसरा नाम होता है आपका। बाकी केंद्रीयता भी इसमें है। फिर आता है आपका सूचना दी। सूचना से क्या हो जाएगा आपका, सूचना से हो जाएगा देखो आपका सूचकता, ठीक है। आत्म से हो जाएगा आपका ये, वह उसके जीवन का, जीवन से क्या हो गया आपका, जीववाद हो गया आपका, जीवन से जीववाद हो गया आपका। केंद्र से क्या हो गया आपका, केंद्रीयता हो गया आपका, ये आ गया केंद्रित आपका, ठीक है। प्रतीक से प्रतीकात्मक खेल हो गया आपका। तो सारे के सारे इसके अंदर समाहित हो गए आपके सिंपल भाषा में। प्रतीक मतलब प्रतीकवाद, और प्रतीकात्मक आत्मा से हो गया आपका आत्म केंद्रियता, सूचना से हो गया सूचकता, जीवन से हो गया आपका जीववाद, और केंद्र से हो गया आपका केंद्रीयता। उत्कर्मण्यता आप ऐसे ही याद रख सकते हैं क्योंकि विचार इसमें आ ही रहा है ना। सिंपल है। अब आते हैं हम तीसरी स्टेज पे। देखो तीसरी स्टेज को किस तरह से आप याद रखोगे। देखो तीसरी स्टेज क्या है आपकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है आपकी 7 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आप, क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कंक्रीट मतलब ठोस यानी कि मूर्त आपकी। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है। संरक्षण मतलब मूल तत्व में और उसकी बनावट में अंतर कर पाना। थ्योरी तो मैंने आपको मैराथन क्लास में कर दी है, आपको सीडीपी की मैराथन क्लास आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ सिर्फ ट्रिक की बात कर रहे हैं कि याद कैसे रखना है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पलटावी गुण इसमें आ जाता है। तार्किक चिंतन बच्चा करने लगता है। वर्गीकरण यानी कि छांट देना चीजों को अलग अलग, जैसे कलर है तो कलर छांट देना, वो वर्गीकरण होता है। गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान होता है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना आ जाता है बच्चे को। क्रमबद्धता यानी कि क्रम से छोटे बड़े का क्रम लगाना है, इस प्रकार के क्रम से लगाना बच्चों को आ जाएगा। मूर्त चीजों का चिंतन करने लगता है, जो चीजें सामने है। कैसे याद रखेंगे, देखो रक्षा एक टीचर है। रक्षा कौन है, रक्षा एक कक्षा 3 की टीचर है या कक्षा 4 की टीचर है। तो रक्षा पलटी यानी कि रक्षा का पीरियड खत्म हुआ आपका क्लास का, वो जा रही थी और दूसरा टीचर क्लास में आ चुका है। तो रक्षा जाते जाते उसको कुछ याद आया, उसने पलटा और उसने टीचर से क्या कहा, देखो क्या कहा। रक्षा पलटी और उसने तर्क दिया कि सी वर्ग के, सी मतलब तीसरी क्लास के, सी वर्ग के गणित के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। क्या बोला देखो, रक्षा पलटी, क्योंकि उसको लगा कि गणित में कमजोर हैं बच्चे, तो उसने कहा रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के गणित के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। अब देखो कैसे, रक्षा से हो जाएगा आपका रक्षण यानी कि संरक्षण। पलटी मतलब पलटावी गुण। तर्क दिया यानी कि तार्किक चिंतन। सी वर्ग, सी मतलब तीसरा है तो तीसरी स्टेज के गुण है ये सिंपल भाषा में, तीसरा, ठीक है जी। वर्ग हो गया मतलब आपका वर्गीकरण, ठीक है। गणित से हो जाएगा आपका गणितीय चिंतन। गणित से मतलब गणितीय चिंतन। छात्रों को क्रमबद्धता से हो जाएगा आपका क्रमबद्धता। और मूर्त चिंतन तो अपने आप में मूर्त चिंतन साफ सुथरा पूरा का पूरा शब्द है। लो जी, सारी की सारी चीजें इसके अंदर समाहित हो गई आपकी। बस एक लाइन याद रखनी है आपको और आपका तीसरे सारे गुण आपको याद हो जाएंगे। इससे जबरदस्त ट्रिक बताओ किसी से आज तक किसी ने दी है कि आपको, इतनी आसान आसान ट्रिक्स आपको दे दूंगा बिल्कुल हर चीज की कि आपको सीटेट हलवा लगने लगेगा। तो ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं वो साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से फटाफट से। अब देखो चौथी अवस्था आ जाती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं आप अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी को कहते हैं, ठीक है जी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं। अब ये होती है आपकी 11 साल से लेके 18 या 15 साल तक, या अपर मान सकते हो कि वयस्क अवस्था तक होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता यह है कि बच्चा काल्पनिक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अभी तक बच्चा जो चिंतन कर रहा था वो
सामने जो वस्तुएं थी मूर्त रूप से, तो मूर्त चीजों का चिंतन कर पा रहा था। यहाँ पे काल्पनिक चिंतन बच्चा कर पा रहा है, जो चीजें सामने नहीं है। परिपक्वता बच्चे में आ चुकी है, बच्चा बड़ा हो गया, दिमाग भी परिपक्व हो गया। निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक कभी अमूर्त ही मतलब होता है, क्योंकि यह नियम पे आधारित होता है, और नियम या फॉर्मूले जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगेगा, कथनों और संक्रियाओं पे भी चिंतन करने लगेगा। कथन मतलब जो मुंह से बोली गई बात है वो अमूर्त होती है, लिखित रूप से नहीं, सिर्फ मुंह से बोलकर आपसे कुछ पूछेंगे तो भी आपको जवाब दे देगा। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी, देखो यहाँ पर। कल्पना एक लड़की है जो आपकी 11-12 साल की है, कक्षा 6-7 में पढ़ती है ना। तो कल्पना परिपक्व हो गई है और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करने लगी है, बस इतना याद रखना है। तो कल्पना से हो जाएगा आपका काल्पनिक चिंतन, परिपक्व से हो जाएगा आपका परिपक्वता, और निगमनात्मक रूप से यानी कि निगमनात्मक चिंतन हो गया आपका, अमूर्त रूप से अमूर्त चिंतन हो गया आपका, और कथनों और संक्रियाओं का मतलब तो अमूर्त होता ही है, वो ऐसे भी याद रह जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे स्टेजेस के गुण याद रह जाएंगे। सिंपल है भाषा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, एकदम आप अच्छे से इसको जो है चाहो तो आप एक बार रिवाइज और कर लेना और अपने रजिस्टर पर लिख लेना इसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम, देखो कॉलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के आधार पे। देखो कॉलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है आपका। इसके नैतिक सिद्धांत में 6 चरण दिए गए हैं, और 6 चरण में अलग अलग स्टेप पे क्या क्या गुण बच्चा करता है नैतिक विकास को लेकर। नैतिक विकास का सिंपल मतलब ये है कि बच्चा जो है समाज में जो काम करता है उसमें क्या गलत है क्या सही है, इसमें फर्क करना जान जाए, बस इसी को नैतिक विकास कहते हैं, है ना। किसी की चीज चोरी करना गलत बात है, या फिर उसको उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना अच्छी बात है, इसमें अगर बच्चा फर्क करना सीख गया तो नैतिक विकास आ गया। अब हर स्टेज में बच्चा जो है अलग अलग प्रकार से जो है अपने लक्षण या अपने गुण दर्शा रहा है, उसी के ऊपर ये सारी कहानी है। इसमें एक कहानी है सिंपल सी, कि हिंज नामक एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी। वो एक हॉस्पिटल में एक मेडिकल पे जो है दवाई लेने जाता है उसके लिए, लेकिन वो उससे ज्यादा पैसे मांगता है, उतने पैसे उसके पास नहीं थे। तो जब वो उसको दवाई देने से मना कर देता है, तो रात को वो हिंज नामक व्यक्ति जाता है उसकी दुकान में, और दुकान का ताला तोड़ के और वहां से दवाई जो है चोरी करके ले आता है अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। ये कहानी बच्चे को सुनाई आपके कॉलबर्ग ने बहुत सारे बच्चों को, और उनसे पूछा कि उसने सही किया या गलत किया। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सही किया क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी, उसे बचाना जरूरी था। कुछ बच्चों ने कहा कि उसने गलत किया क्योंकि उसको अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो इस पूरी कहानी के आधार पर जो है सारा चिंतन निकाला गया कि बच्चे किस अवस्था में क्या कहेंगे। तो सबसे पहली अवस्था आती है आपकी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, जिसमें बच्चा या तो दंड के बचने के लिए, मतलब माता ना पीटे उसको इसलिए कोई नैतिक काम करता है, या फिर सजा मिलेगी उसको, है ना। तो या फिर आज्ञा है बड़ों की तो इसलिए नैतिक काम करेगा। तो बच्चे का जो नैतिक काम होता है, बच्चे के जो अच्छे काम होते हैं, वो इस सिद्धांत पे आधारित होते हैं। उसी प्रकार से सेकंड नंबर का जो है आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, इसमें बच्चा लेन देन की भावना रखता है कि मैंने आपको कुछ दिया है तो बदले में मुझे मिलना चाहिए, मैंने आपको अपना बिस्किट दिया, अब आपकी चॉकलेट मुझे चाहिए, तभी लेन देन बराबर हो पाएगा, तभी एक नैतिक विकास पूरा हो पाएगा, वरना आप अच्छे इंसान नहीं है ना। लालच भी रहता है इसमें, वही खाने पीने का बच्चे को। तीसरी स्टेज है आपकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, आपकी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। घर पे मौसी आई चाची आई, उसके सामने पानी लेके आएगा, नमस्ते करेगा, पैर छुएगा, यानी कि उसके सामने अच्छा बनने, भले उसका मन हो या ना हो, बच्चा जितने अच्छे काम करेगा दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, यानी कि दूसरों की अपेक्षा पूरी करने के लिए यहाँ पे काम करेगा बच्चा। नेक्स्ट है आपका कानून और व्यवस्था, चौथा चरण है। इसमें बच्चे का मानना यह होता है कि सभी समाज के सारे व्यक्तियों को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि जो है सभी सामाजिक व्यवस्था एज इट इज बनी रहे, और कोई दंगे फसाद ना हो, समाज में उत्पीड़न मतलब अलग अलग कोई भी गलत कार्य ना हो, इसलिए सभी लोगों को सामाजिक नियम मानने चाहिए, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप स्वस्थ हो, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, आपको सामाजिक नियम मानने ही मानने हैं। तो ये हो जाता है चौथी अवस्था में। पांचवी अवस्था इससे थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, और बच्चा कहता है कि अगर हमारे व्यक्तिगत अधिकार का हनन हो रहा है, व्यक्तिगत अधिकार को छीना जा रहा है, तो फिर हम कानून को भी नहीं मानेंगे, कानून को बदला जा सकता है। यहाँ पे बच्चा व्यक्तिगत अधिकार की बात करने लगता है कि किसी कार्य का अच्छा या बुरा परिणाम पे आधारित हो जाता है, कि अगर कोई काम ऐसा है जिसकी वजह से उसका परिणाम बहुत बुरा है, और कानून के हिसाब से वो अच्छा काम है, तो उस काम को नहीं करना। अगर गलत परिणाम है तो नहीं करना। अगर उस काम का परिणाम अच्छा है और कानून के हिसाब से वो गलत है काम, जैसे कि एम्बुलेंस आपकी है, रेड रेड लाइट तोड़ना गलत काम होता है ना, सड़क की रेड लाइट, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप रेड लाइट तोड़ के मरीज को हॉस्पिटल पहुंचा दोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा है, परिणाम अच्छा है। तो परिणाम अगर अच्छा है तो वो काम आप कर दो, चाहे नियमों के खिलाफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे बच्चा डिसीजन ले रहा है अधिकार के ऊपर और अच्छे बड़े बड़े अच्छे बुरे परिणाम के ऊपर, ठीक है। फिर छठा चरण आ जाता है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का। यहाँ पे बच्चा जो है समाज कल्याण की भावना बच्चे में आती है, और कहता है कि ऐसे नियम बनाने चाहिए, यानी कि जो नियम है आपके वो ऐसे होने चाहिए जिससे सारे समाज का फायदा हो। अगर आपका कानून कोई भी चीज ऐसी है जो समाज कल्याण के आड़े आ रही है,
तो उस कानून को ही बदल दो। और आपको अंधे होकर जो है कानून को नहीं मानना, अंधे होकर अपने राजा की बात नहीं माननी, आपको अपना खुद का तर्क लगाना है, अपने विवेक लगाना है और खुद का डिसीजन लेना है। ठीक है जी। अब आपको ये कहानी तो समझ में आ गई कि कौन सी अवस्था में कौन से गुण है आपके, है ना। लेकिन इसको आप याद कैसे रखोगे, उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल आपका उसको कैसे याद रखोगे आप, ठीक है। देखो कैसे याद रखोगे। एक कहानी मैंने आप लोगों को अभी अभी सुनाई है, एक कहानी मैंने अभी आप लोगों को सुनाई है कि हिंज नामक व्यक्ति जो है वो दवाई की चोरी कर लेता है। तो उसके आगे की कहानी आप लोगों ने नहीं सुनी, उसके आगे की कहानी सुनो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। उसके आगे की कहानी क्या है मैं बताता हूँ। अब हिंज ने जो है दवाई चोरी कर ली थी, उसको पुलिस पकड़ के ले गई और उसको 3 साल की सजा हो गई। क्या हो गई? पहला चरण, स्टेप बाय नंबर 1, आपको सजा मिली। आपको किसको सजा मिली? आपके हिंज नामक व्यक्ति को सजा मिली। 3 साल के बाद क्या होता है, उसकी सजा पूरी हो जाती है और उसको जेल से छोड़ा जाता है। तो जो जेल में जो है ऐसा होता है कि जब आपको जेल में होती है तो आपका जो सामान होता है वो वहां पे जमा कर लिया जाता है, और जब आपकी सजा पूरी हो जाती है वो सामान आपको दे दिया जाता है जब आप छूटते हैं जेल से। तो हिंज ने वहां से अपना सामान लिया और वापस घर आया, है ना। जेल से जब छूटा तो क्या लिया उसने? दूसरे नंबर पे अपना सामान उठाया, यानी कि सामान लिया और घर आ गया व्यक्ति, है ना। वो जो है आपका घर आ गया। यहाँ पे क्या होगा, जब उसने सामान उठा के वो घर आ गया, 3 साल की सजा काट के आया है, अब वो अच्छा इंसान बन चुका है। अब आगे से उसने डिसीजन किया कि मैं चोरी कभी भी नहीं करूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा, अच्छा आदमी बन के रहूंगा। तो जब सजा काट लेता है व्यक्ति तो क्या हो जाता है? अच्छा बन जाता है ना। तो ये व्यक्ति भी, हिंज नामक व्यक्ति, अच्छा बन गया। अच्छा बनने के बाद क्या हुआ? अच्छा बनने के बाद वो समाज में आया रहने के लिए। अब अच्छा बन चुका है तो सामाजिक प्राणी बन चुका है, यानी कि समाज में रहेगा अच्छे तरीके से। तो उसने क्या डिसीजन लिया कि अब मैं समाज में रहूंगा, है ना। समाज में रहा और नियमों को भी मानूंगा। उसने ये कहा कि मैं सामाजिक नियम नहीं तोड़ूंगा, नियमों को मानकर रहेगा, है ना। नियमों को मानकर समाज में रहा वो व्यक्ति। इतना आपको कहानी समझ में आ रही है? जब वो समाज में रहने लगा तो भाई कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है तो फिर वो ये कहता है कि समाज में मेरे भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। पता चल रहा है कि वो दुकान पे सामान लेने जा रहा है, वो कह रहा है कि आपको सामान नहीं दूंगा, आप तो जेल में थे, आप तो गलत आदमी है। वो कह रहा है मैं अच्छा इंसान बन चुका हूँ, मैं समाज के हिसाब से रहता हूँ, अब मुझे अधिकार चाहिए समाज में रहने के बराबर के। तो अब उसने क्या मांगा आपसे? उसने मांगा आपसे अधिकार अपना, यानी कि आपका व्यक्तिगत अधिकार उसने मांगा आपसे, ठीक है जी। अब जब व्यक्तिगत अधिकार भी उसको मिल गए, समाज का हिस्सा बन चुका है, तो अब उसके जीवन में उसकी पत्नी तो बची नहीं है। तो अब उसने क्या किया कि मैं सारा जीवन जो है समाज कल्याण में ही गुजार दूंगा, समाज के लिए बेहतर काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा, समाज के लिए बेहतरीन एक नया काम करूंगा। तो क्या है उसके अंदर? समाज कल्याण की भावना अब उसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। ये 6 स्टेप्स हैं आपके। तो इसमें क्या है? ये है हिंज की बाद के जीवन की कहानी। अब देखो इसमें बाद के जीवन की कहानी से आपको किस तरह से सीख मिलती है। सबसे नंबर स्टेप 1, आपको सजा मिली। पहला चरण आपका हो जाता है सजा और आज्ञा पालन, ठीक है जी। दूसरी बार उसने जेल से अपना सामान उठाया दूसरे चरण में, यानी बच्चा दूसरे चरण में लेन देन की बात करता है, लेन देन पे ही सामान लेना देना की सारी कहानी आपकी लेने देने की चल रही है दूसरे चरण में। तीसरे में व्यक्ति अच्छा बना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तीसरा चरण। चौथे चरण में वो समाज में रहने लगा, सुधर गया, नियमों का पालन करने लगा, समाज में रहा नियम का पालन करके। तो समाज, नियम और व्यवस्था आ गया आपका। देखो कानून और व्यवस्था भी विन्यास, सामाजिक नियम का सख्त पालन बच्चा कहता है, तो समाज कल्याण की वो समाज में रहने वाले नियम उसने सीख लिए हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है? अब उसने व्यक्तिगत अधिकार आपसे मांगने शुरू किए 5वें चरण पे। तो देखो 5वां चरण क्या है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी कि बच्चा इसमें व्यक्तिगत अधिकार मांग रहा है अपना, ठीक है। छठे चरण में उसके अंदर आ चुका है समाज कल्याण की भावना हिंज के अंदर। तो देखो छठे चरण में क्या हुआ आपका? समाज कल्याण की भावना, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? बस एक सिंपल से आगे की कहानी याद रखनी है आपको। सिंपल आगे की कहानी याद रखनी है और आपको सारे चरण की विशेषताएं यहीं पर याद हो जाएंगी। क्लियर फंडा। दोबारा दोहरा के देख लेना, पीछे से रजिस्टर पे लिख लेना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब आता है आपका तीसरा नंबर पे वाइगोत्स्की जी। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। इसका एक ही फंडा है, सबसे जबरदस्त फंडा, वो ये है कि दुनिया में जितने भी विकास होते हैं, चाहे आपका भाषा विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे आपका नैतिक विकास हो, चाहे आपका संज्ञानात्मक विकास हो, सारे ही विकास आपके केवल और केवल समाज पे या सामाजिक अंतःक्रिया पे डिपेंड करते हैं। यानी कि आपकी संस्कृति और आपका समाज ही आपको इंसान बनाता है, सारे डेवलपमेंट करता है। तो इनके सिद्धांत में ये ट्रिक है या टैगवर्ड्स हैं कि आपको जब भी आपका प्रश्न आएगा तो इस प्रकार की चीजें आपको प्रश्न में देखने को मिलेगी कि वाइगोत्स्की के हिसाब से सामाजिक अंतःक्रिया वाला ऑप्शन आपका सही होता है। बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो सहयोगी अधिगम से पढ़ाओ, सामूहिक क्रियाएं कराओ, परियोजना कार्य कराओ। तो जितने भी ऐसे टीचिंग मेथड होंगे जिसमें बच्चे आपस में मिलजुल के काम कर रहे हो, सहपाठी आकलन, सहपाठी अधिगम, सामूहिक कार्य, खेल में भी बच्चे मिलजुल के सीखते हैं इसलिए।
ऐसे जितनी भी टीचिंग मेथड्स होंगे जिसमें बच्चा आपस में मिलजुल कर काम कर रहे होंगे, वो वाइगोत्स्की के हिसाब से राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना फंडा? मिलजुल कर सीखना, सामाजिक संदर्भ का बिल्कुल 100% उपयोग करेंगे आप। जब भी टीचिंग कर रहे हो, कहते हैं ना दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ो, वही फंडा है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को कक्षा में लेके आ जाओ, यही फंडा है किसका? वाइगोत्स्की का, सिंपल भाषा में। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये देते हैं पाड़ का। पाड़ क्या है आपका? जब बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही होती तो टीचर उसकी मदद करता है। बच्चा कोई प्रश्न सॉल्व कर रहा है, वहां पे अटक गया, उसको जरूरत है हेल्प की, तो टीचर क्या करता है? उसको हेल्प देता है, लेकिन पूरी हेल्प नहीं देता, सिर्फ थोड़े से हिंट देता है कि अब गुणा होगी आगे। वो ये नहीं बताएगा कि 4 और 5 की गुणा करके 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं बताएगा। वो कहेगा गुणा करो बेटा, नेक्स्ट स्टेप गुणा है। थोड़ी सी हेल्प आप उसको देते हैं। इस हेल्प देने को ही क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं या पाड़ कहते हैं। और हेल्प जो दी जाती है वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के लिए दी जाती है। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है आपका? जितना बच्चे को करंटली आता है। मान लीजिए बच्चे को 2 और 2 की गुणा करनी आती है। अब बच्चा 2 और 4 की गुणा करना सीख रहा है, तो ये जो स्टेप है, यही आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यानी कि जितना बच्चे को आता है उसके एक स्टेप आगे जो नेक्स्ट चीज सीखेगा। बच्चे को 2 का पढ़ा आता है, 3 का सिखाना है। 2 का पढ़ा अगर आता है, वो उसका वर्तमान ज्ञान है। और 3 का पहाड़ा सिखाना है, वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। निकटस्थ विकास का, जो सबसे निकट होगा वही निकटस्थ विकास का क्षेत्र होगा। और निकटस्थ विकास के क्षेत्र पर पहुंचने के लिए ही हेल्प दी जाती है, जिसको पाड़ कहते हैं। काम खत्म हो गया आपका। वाइगोत्स की इतना ही है। निकलते हैं आपके, टाटा बाय बाय। यहाँ पे आपके जो है इतनी सारी ट्रिक्स मैंने आपको दी हैं, उसके अलावा मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। यूट्यूब पर जाकर आप जो है सारी क्लासेस देख सकते हैं, आपकी हमारी अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, यहाँ पे आपको सारे डेमो पेपर मिल जाएंगे। उसके अलावा सीटेट मैराथन क्लास एसए टीचर एकेडमी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सारी मैराथन क्लास आ जाएंगी। चैनल पे जाके सारी वीडियोस देखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको सारा सीटेट आसानी से मिल सके, बेहतरीन क्लासेस मिल सके और आपका सीटेट पास हो सके। और नोट्स पढ़ना कंपलसरी है, नोट्स जरूर पढ़ें। नोट्स आपके इतने बेहतरीन है कि 120 से 126 नंबर आपके नोट्स में से फंस जाते हैं। पिछले सीटेट में फर्स्ट पेपर में 126, सेकंड में 122 नंबर आपके नोट्स में से फंसे हैं। इससे जबरदस्त कंटेंट आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। किताबें भी मत पढ़ना, सिर्फ नोट्स पढ़ लेना। मुश्किल से 2 दिन के अंदर नोट्स पढ़ सकते हो, इतने आसान, इतने इजी हाथ से बनाए हैं कि उसको पढ़ करके, ट्रिक्स भी उसके अंदर आपकी है नोट्स के, तो वो सारी चीजें आप केवल 2 दिन में पढ़ सकते हैं और आपका सीटेट पास होगा जबरदस्त नंबर से। तो साथ में जुड़े रहें, सारी क्लासेस करो और नोट्स पढ़ो, सीटेट आपका निकलेगा 100%। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जबरदस्त वीडियो के साथ। और फीडबैक जरूर देना, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।